प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक कहानी संकलन में संकलित कहानी खेल से संबंधित है, जिसके कि लेखक एवं रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं। यह व्याख्यान इस कहानी से संबंधित चौथा और अंतिम व्याख्यान है। जैसा कि हमने पूर्व के व्याख्यान में जहाँ समापन किया था, उन दो पंक्तियों को पुनः देखते हैं और आज के व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। हम नहीं बोलते, यह कथन था सुरबाला का, जब मनोहर के द्वारा सुरबाला द्वारा बनाए गए भाड़ को नष्ट कर देने से वह सुरबाला रुष्ट हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, व्यथित हो जाती है, दुखी हो जाती है। तो मनोहर तरह तरह से प्रयास करके सुरबाला को मनाना चाहता है, लेकिन सुरबाला कहती है कि हम नहीं बोलते। बालिका से बिना बोले रहा न गया। उसका भाड़ शायद शून्य में विलीन हो गया। उसका स्थान और सुरबाला की सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज ने ले लिया। यह पूर्व के व्याख्यान की अंतिम पंक्तियां थी। इसके बाद की स्थिति का हम अवलोकन करते हैं। कहानी का कथानक किस प्रकार आगे बढ़ता है। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सूरी, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है। वह बड़ा दुष्ट है। बोल मत, पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती? मार क्यों नहीं देती? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसे एक थप्पड़ लगा। वह अब कभी कसूर नहीं करेगा। कहने का अभिप्राय लेखक ने यहाँ पर मनोहर के पश्चाताप को व्यक्त किया है। उसका सुरबाला के साथ किस प्रकार से आत्मीय संबंध था, लेकिन उसने सुरबाला द्वारा बनाई गई मनोहर आकृति को जैसे ही नष्ट किया, तत्पश्चात सुरबाला किस प्रकार से व्यथित और दुखी होती है, इससे मनोहर के हृदय को भी चोट पहुंचती है। वह पश्चाताप की ज्वाला में जलता हुआ दिखाई देता है और सुरबाला से कहता है कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, बोल मत, लेकिन तुम मुझे मारती क्यों नहीं? मेरे थप्पड़ मार, मैं अब कभी कसूर नहीं करूँगा। इस तरह से अनेक तरह से वह अपना पश्चाताप व्यक्त करता है। उसके बाद सुरबाला कहती है, बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो जी।
संबोधन चिन्ह इन्वर्टेड कोमा में है। यह कथन सुरबाला का है। सुरबाला मनोहर से कहती है, जी लगाकर संबोधन करती है। कहीं न कहीं आत्मीयता का संबंध है उनका। उसके बाद चुप रहता हूँ पर मुझे देखोगी भी नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह। किस प्रकार बाल मनोविज्ञान का चित्रण लेखक व रचनाकार जैनेंद्र कुमार ने यहाँ पर किया है, उनमें किस प्रकार से संवाद होता है, कथोपकथन चलता है। वह मनोहर कहता है, मैं चुप होता हूँ, चुप रह जाता हूँ, लेकिन क्या मेरे पर तुम दृष्टि भी नहीं डालोगी? फिर सुरबाला कहती है, नहीं देखती। अच्छा मत देखो, मत ही देखो, मैं अब कभी सामने न आऊँगा, मैं इसी लायक हूँ। अपने चरित्र का बखान करते हुए मनोहर कहता है कि ठीक है, आपकी बात सही है, आप मेरे पर दृष्टिपात मत करो, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। फिर सुरबाला कहती है, कह दिया तुमसे, चुप रहो, हम नहीं बोलते। बालिका में व्यथा और क्रोध कभी का खत्म हो चुका था। लेखक के अनुसार उनमें कथोपकथन होता है, संवाद होता है, लेकिन जो सुरबाला पहले क्रोधित थी, व्यथित थी, दुखी थी, वह उस दुख को भुला चुकी है। लेखक यहाँ पर यह कहना चाहता है कि जो सुरबाला है उसमें जो व्यथा और क्रोध कभी का खत्म हो चुका था, क्योंकि मनोहर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और सुरबाला भी उसको माफ़ कर देना चाहती थी। वह तो पिघल कर बह चुका था, यह कुछ और ही भाव था। यह एक उल्लास था जो व्याज कोप का रूप धर रहा था। दूसरे रूप से यह स्त्रीत्व था, अर्थात यह कोई दूसरा ही आत्मीय संबंध, जिसको प्रेम भाव कह सकते हैं, अर्थात नारीत्व की भावना उसके अंदर चल रही थी। उसका उल्लेख लेखक ने यहाँ पर किया है कि सुरबाला का जो क्रोध है वो तो कभी का ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी वह मनोहर से पूरी तरह से आत्मीयता नहीं बरत रही थी। यह कोई सामान्य भाव नहीं था, यह विशेष भाव अर्थात नारीत्व की भावना उसके अंदर उतर रही थी। इसका उल्लेख लेखक ने यहाँ पर किया है। मनोहर बोला, लो सुर्री, मैं नहीं बोलता, बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूँगा, तुम जब तक नहीं कहोगी न उठूँगा न बोलूँगा। इन्वर्टेड कोमा में है ये उद्धरण चिन्ह मनोहर के द्वारा कहा गया है। वो सुरबाला से कहता है कि लो मैं नहीं बोलता, बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूँगा, तुम जब तक नहीं कहोगी न उठूँगा न बोलूँगा। उसके बाद मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा जी, हमारा भाड़ बना के दो। जिस कारण से वह रुष्ट हुई थी, क्रोध किया था उसने मनोहर पर, उसको प्रत्यक्ष रूप में वह कहती है
क्योंकि मनोहर भी उससे माफ़ी मांग चुका है, लेकिन फिर भी सुरबाला उससे कहती है कि हमारा भाड़ क्यों तोड़ा जी, हमारा भाड़ बना के दो। लो अभी लो। यह कथन मनोहर का है। वह तुरंत तैयार हो जाता है उस भाड़ को बनाने के लिए। फिर सुरबाला कहती है हम वैसा ही लेंगे, अर्थात जैसा हमने पहले बनाया था, मेरे द्वारा जो निर्मित किया गया था, मैं वैसा ही भाड़ लूँगी। वैसा ही लो, उससे भी अच्छा। मनोहर कहता है कि मैं वैसा ही भाड़ तुम्हें बनाकर दूंगा, हो सकता है उससे भी अच्छा हो। फिर सुरबाला कहती है उस पे हमारी कुटी थी, उस पे धुएं का रास्ता था। वह सारी विशेषताएं उस भाड़ की बताती हैं मनोहर को कि उस पर हमारी कुटी भी थी और उस पर धुएं निकलने का रास्ता भी था। सो सब लो, तुम बताती जाओ मैं बनाता जाऊं। फिर उसके बाद सुरबाला कहती है हम नहीं बताएंगी, तुमने क्यों तोड़ा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुमने तोड़ा तुम ही बनाओ, संबोधन चिन्ह। सुरबाला कहती है कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तुमने उस भाड़ को तोड़ा है, तुम ही बनाओ। अच्छा, पर तुम इधर देखो तो। फिर मनोहर सुरबाला से कहता है निवेदन करता हुआ कि तुम जरा इधर दृष्टिपात तो करो। हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना के दो। सुरबाला कहती है कि मैं नहीं देखती जब तक मेरा भाड़ बनकर तैयार नहीं हो जाता, और ये आपको बनाना है। मनोहर ने तभी खुशी खुशी भाड़ बनाकर तैयार किया। कहा लो भाड़ बन गया। सुरबाला ने भाड़ बनाने के लिए निर्देश दिया था। मनोहर ने अत्यंत आनंद के साथ, खुशी के साथ उस भाड़ को बनाकर तैयार किया और कहा लो भाड़ बन गया। फिर सुरबाला कहती है बन गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। मनोहर कहता है हाँ। धुएं का रास्ता बनाया, कुटी बनाई, अर्थात जैसा भाड़ मैं चाहती थी या जैसा भाड़ मैंने निर्मित किया था, क्या तुमने वैसा ही भाड़ बनाया है? यह प्रश्न सुरबाला मनोहर से करती है। सो कैसे बनाऊं बताओ तो, अर्थात वह कुटी और धुएं का रास्ता मैं किस प्रकार बनाऊं, थोड़ा मुझे बताओ तो। पहले बनाओ तब बताऊंगी। सुरबाला मनोहर से कहती है कि पहले तुम बनाओ फिर मैं बताऊंगी। भाड़ के सिर पर एक सींग लगाकर और एक एक पत्ते की ओट लगाकर कहा बना दिया। मनोहर ने सुरबाला के कहने पर उसके सिर पर एक सींग लगाकर और एक एक पत्ते की ओट लगाकर कहा कि बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा अच्छा दिखाओ। अब सुरबाला उस भाड़ को देखने के लिए तैयार होती है और मनोहर से कहती है कि किस प्रकार का भाड़ आपने बनाया है, मुझे दिखाओ। सीख ठीक नहीं लगी जी, पत्ता ऐसे लगेगा। आदि आदि संबोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म हुआ। उसने कुछ कमियां निकाली। सुरबाला ने मनोहर से कहा इसमें सींग ठीक प्रकार से नहीं लगी और पत्ता इस प्रकार लगेगा। आदि आदि कहकर संबोधन
संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म हुआ, निर्देश हुआ, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया। गंगा जल से कर पात्रों द्वारा वह भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था। अपने हाथों द्वारा वह पत्तों में भरकर पानी लाया और उसका अभिषेक, जो भाड़ बनाया था मनोहर ने, उसका अभिषेक करना ही चाहता था कि सुर्रो रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। अर्थात उसने वह भाड़ वैसे ही तोड़ दिया जैसे सुरबाला के भाड़ को मनोहर ने नष्ट किया था, लात मारकर तोड़ दिया था, वैसे ही उस भाड़ को चकनाचूर कर दिया। कहानी का कथानक यहाँ अपने अंतिम पड़ाव पर है। सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी। वह भाड़ तोड़कर मानो अत्यंत आनंदित हुई हो, हंसकर खिलखिलाकर वह मानो नृत्य कर रही हो, क्योंकि उसने मनोहर द्वारा बनाए गए भाड़ को तोड़ दिया था। सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी। मनोहर उत्फुल्लता से कह कहा लगाने लगा। उस निर्जन प्रांत में, जहाँ पर कोई और दूसरा मनुष्य नहीं है, कोई जन नहीं था, प्रांत में गंगा का तट था। देश काल और वातावरण के अंतर्गत ये आता है। उस निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशु हास्य रव लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया। अर्थात किस प्रकार बच्चे किलकारियां मारते हैं, हंसी खुशी के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, उन्हें दूसरे संसार से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर लेखक ने उसी बात का उल्लेख किया है कि किस प्रकार निर्जन प्रांत में जब दोनों हंसने लगे, ठहाका लगाकर हंसने लगे, उनका जो हृदय था वह अमलिन था, कि उसमें किसी प्रकार का कोई कलुष नहीं था। वह शिशु हास्य रव लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया निर्जन प्रांत में। सूरज महाराज बालकों जैसे लाल लाल मुंह से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे। सूर्य अस्त होने को था, इसलिए लेखक ने कहा है कि उनकी हंसी को देखकर मानो सूर्य भी हंस रहा हो, गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे। गंगा मानो जानबूझकर किलकारियां मार रही थी। इस प्रकार का वहाँ पर कोलाहल एवं वातावरण, हास्य विनोद का वातावरण उपस्थित हो गया था। लेखक ने इसके माध्यम से कहना चाहा है कि किस प्रकार बालकों का जो हृदय होता है वह निर्विकार होता है, निर्मल होता है। वह एक दूसरे को किस प्रकार से उनमें आत्मीयता होती है, और उनका जो रूठना, क्रोधित होना, वह कुछ क्षण के लिए ही होता है, फिर पुनः उनमें वही प्रेम भाव स्थापित हो जाता है। यह लेखक इस कहानी के माध्यम से कहना चाहता है। गंगा मानो जानबूझकर किलकारियां मार रही थी। अंतिम दो पंक्तियां हैं। और वे लंबे ऊंचे ऊंचे दिग्गज पेड़, गंगा किनारे तट पर जो पेड़ थे, ऊंचे ऊंचे दिग्गज पेड़, दार्शनिक
पंडितों की भांति हास्य की सार शून्यता पर मानो मन ही मन गंभीर तत्वावलोकन कर हंसी में भूले हुए मूर्खों पर थोड़ी दया बख्शना चाह रहे थे। कहने का अभिप्राय लेखक ने इसके माध्यम से कहना चाहा है कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, वह उस घटना को किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार से उसका तत्वावलोकन करते हैं और वह बालक हृदय किस प्रकार से सहृदयता के साथ आपसी बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं। क्योंकि बड़े व्यक्तियों के अंदर जो मलिनता होती है, जो कुटिलता होती है, वह स्थायी रूप ले लेती है, लेकिन बालकों के हृदय में किसी प्रकार की कोई मलिनता या कुटिलता नहीं रह जाती। इस प्रकार जैनेन्द्र कुमार की यह कहानी खेल काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें उन्होंने बाल मनोविज्ञान का सुंदर और प्राकृतिक रूप से अंकन किया है। इसमें दो पात्र हैं, एक सुरबाला और एक मनोहर। दोनों के माध्यम से इसका कथानक, प्रारंभ, विकास और अंत, इस प्रकार से यह कहानी समाप्त होती है। और जो बड़े बड़े दार्शनिक और पंडित हैं, उनको भी कुछ शिक्षा देती है कि किस प्रकार बच्चों का जो हृदय होता है वह मलिनता से रहित होता है। इस प्रकार इस कहानी का जो शीर्षक है खेल, वह भी सार्थकता को दर्शाता है कि खेल की तरह खेलना चाहिए। खेल में हंसी, खिलखिलाहट, प्रसन्नता, उत्सुकता, यह सब चलता रहता है, लेकिन खेल में क्रोधित होना या व्यथित होना यह हमारे लिए सही नहीं है। इस प्रकार आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।